हमने एक छोटी मीटिंग मुंबई में पहले की है, ये पहली बड़ी मीटिंग है। उसका एक मतलब है क्योंकि मुंबई हिंदुस्तान का कमर्शियल फाइनेंशियल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल तो दिल्ली में है, तो इसलिए यहाँ आवाज़ उठाना, यहाँ पे आके बताना कि देश के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या चुनौती है, व्हाट आर द चैलेंजेस द नेशन इज़ फेसिंग एंड हाउ डेमोक्रेसी इज़ बीइंग सबवर्टेड। देयर मेनी बुक्स व्हिच हैव कम अप। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये सारी दुनिया में एक डेमोक्रेसी को चुनौती आ रही है। पोलैंड के अंदर वो पीछे हट गए हैं, हंगरी में पीछे हट गए। अमेरिका के राष्ट्रपति रोज कह देते हैं ये मीडिया तो फेक मीडिया है। तो मीडिया पे अटैक, इंस्टीट्यूशंस पे अटैक, तो ये एक तरीका बन गया है उन हुक्मरानों का, उन रूलर्स का जो ऑटोक्रेटिक हैं, ये नहीं चाहते कोई और आवाज़ उठे। और ये कहा जा रहा है, इस साल बड़ी, पिछले एक साल में किताबें आई हैं, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी कैसे मरती है। वो कहते हैं इसकी कोई बंदूक से हत्या नहीं होती डेमोक्रेसी की, इसका गला आस्ता आस्ता घुटा जाता है, इट्स स्ट्रैंगल्ड स्लोली, देयर इज़ अ स्लो डेथ। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रास्ता दिखा दिया, लेकिन उसको जो चलाने वाले हैं, अगर वो रास्ते ठीक पे नहीं चलेंगे तो वही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन जो 250 साल पुरानी है, उसकी नकल कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने मारी। अर्जेंटीना ने बिल्कुल हुबहू कॉपी की, वेनेजुएला ने हुबहू कॉपी की, वहाँ पे डिक्टेटरशिप्स आ गई, वही कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका में चल गई, लेकिन अमेरिका में भी एक सिविल वॉर हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता है। आज हम डिस्कस करेंगे, बड़े विद्वान, अच्छे अच्छे वेल नोन फिगर्स हमारे पास हैं। तो इसका क्या इलाज है? क्या हिंदुस्तान में ये चुनौती है? यहाँ जैसे गवर्नमेंट कहती है ये तो वैसे ही एंटी नेशनल आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर आवाज़ उठाना निहायत ज़रूरी है और गवर्नमेंट का हक है कि उसका जवाब दें, उसको समझाएं कि ये बात सही नहीं है। लेकिन ये कहना कि एडिटर को निकाल दो, इसकी चैनल बंद कर दो, उस चैनल वाले पे बात ना बोलो, ये एक डेमोक्रेसी को बहुत भारी खतरा है। और इस पे आज इस पे टू एनलाइटन अस ऑन दिस वी हैव अ पैनल ऑफ पीपल। और इसी मौके को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि राष्ट्रमंच आज मुंबई में स्थापित हो गया। कई हस्तियां आपको यहाँ नज़र आएंगी जो मुंबई से हैं, उन्होंने यहाँ का ये सारा जितना प्रोग्राम किया है, वो उसको प्रोग्राम को सेट करने में, बनाने में उनका हाथ है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ की वो आवाज़ आएंगी, मुंबई से आवाज़ें हैं, दिल्ली से आवाज़ें हैं, उनकी क्या इस पे उनकी विचारधारा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, अबा सिंह जी हैं, आपने देखा जानी पहचानी लीगल फ्रेटर्निटी की प्रोमिनेंट फिगर हैं मुंबई की, टेलीविज़न चैनल्स पे भी आते हैं। तो पहले एक लीगल माइंड से शुरू करें कि उनका इसके बारे में क्या विचार है। नमस्कार। मंच पे बैठे यशवंत सिन्हा जी जो राष्ट्रमंच के क्रिएटर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, अरुण शौरी जी, दीपक त्रिवेदी जी, मजीद मेमन जी, घनश्याम तिवारी जी, एम्बेसडर केसी सिंह, जस्टिस थिप्से, प्रीति, एंड आई होप बाकी जो सब आ रहे हैं, सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि राष्ट्रमंच पे आज मैं क्यों खड़ी हूँ। मेरे पास मीडिया का फ़ोन आया कि आपका नाम वहाँ क्यों है, ये तो नेताओं की एक मूवमेंट है। मैंने कहा नहीं, यशवंत सिन्हा जी ने जब इसको सेटअप किया तो उन्होंने कहा कि इट इज़ एन एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ नेशनल मूवमेंट। तो कोई ये पार्टी नहीं है, एक ये मूवमेंट है जो हम अपने जनरेशन्स को सेफ करने के लिए बना रहे हैं। जिस तरह से डेमोक्रेसी पे खतरा है, आज हमारी आवाज़ें अभी ठीक नहीं हुई हैं। हम कठुआ और उन्नाव के लिए हमने धरने किए, मोर्चे किए, हम महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए क्राइम के लिए आवाज़ उठा के अभी शांत भी नहीं हुए थे कि आपके सामने मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम का केस आ गया, आपके पास देवरिया का इशू आ गया। आज हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ पहुंचने से पहले कुछ और हो जाता है। और क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस किल कर रहे हैं, पुलिस को हम काम करने नहीं दे रहे हैं, हम पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं रख रहे हैं, और ये अटैक है। इसीलिए शायद यशवंत सिन्हा जी और अरुण शौरी जी ने जो ये नेशनल फोरम क्रिएट किया है, सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आपको देता है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, तब भी हडिया जैसा केस होता है जहां पे आप उसको रिलीजन के नाम पे कम्युनलाइज करके एक पति पत्नी को अलग कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है एक पति पत्नी को कि हमको जब संविधान ने अधिकार दिया है तो कैसे पुलिस और कैसे आप हमको अलग कर सकते हैं। यही नहीं, हापुड़ और दादरी की जो किलिंग्स थी, आज लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, नेता हमारी जेब में है। तो क्या आज हम इतने डर के बैठेंगे, हमारी आवाजें बंद कर दी जाएंगी? तो ये नेशनल मूवमेंट उन इश्यूज के लिए है कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी सबसे निराली है, सबसे अजूबी है। हमारे अगल बगल पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट बैठे हैं और बांग्लादेश है, जो भी है, लेकिन भारत की प्रजातंत्र, भारत का जो सेक्युलर है, जो सेक्युलर अप्रोच है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और शायद इसीलिए आज हम यहाँ पे आपके साथ हैं। और जिस तरह से मीडिया पे अटैक है, पुण्य प्रसून वाजपेयी मेरे सीनियर थे JNU में, और आज अगर वो कुछ कहते हैं और उनको हटना पड़ता है तो ये साफ दिखाता है कि मीडिया भी आज बोल नहीं पा रही है। मीडिया को इस तरह से अटैक करना, जुडिशरी, मैं एक वकील हूं, लेकिन पहली बार इतिहास में हुआ कि 4 सीनियर जजेस बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कहते हैं कि हमारी सीनियरिटी बाईपास हो रही है। उस वक्त हम चुप बैठेंगे तो आगे हम और आप सांस नहीं ले पाएंगे। चाहे आप उन्नाव का केस देखिए, अगर एक बच्ची कहती है MLA के खिलाफ कि मेरे को रेप किया गया, उसके बाप के पास पिस्तौल, देसी तमंचा रख दिया जाता है। आज हमने क्यों नहीं पूछा कि देसी तमंचा किसने रखा? उस पुलिस वाले को आप नौकरी से डिसमिस करिए। और किया क्या जा रहा है? सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं CBI को इंक्वायरी दे दी गई। CBI को पहले ही केज पैरेट कहा गया है, और ये CBI को इंक्वायरी इसलिए दी जाती है कि उस वक्त का जो बवंडर है वो खत्म हो जाए, हम और आप जो आवाज उठा रहे हैं वो खत्म हो जाए, और बाद में आप धीरे से क्लीन चिट दे दीजिए। तो क्या हम क्लीन चिट के लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं? या तो सबसे बड़ी चीज है कि चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इनकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैं न्याय मांगती हूँ इस देश से, इस देश के लोगों से, कि अगर हमारी बच्चियां बाहर पढ़ने जाती हैं तो हमारा दिल क्यों धक धक करता रहता है कि क्या वो शांति से सेफली घर पहुंचेंगी। ये इसलिए है कि हम टैक्स देते हैं, जो टैक्स अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों बोला कि जो चल रहे हैं शेल्टर होम, उनको टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। आपका हमारा पैसा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में नेता लोग बेधड़क दे रहे हैं और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। तो मैं कहूंगी जब हमारे पैसे से वो चल रहा है तो हमारी और जवाबदारी बन जाती है कि हम इकट्ठे हों, खड़े हों, और इस तरह से जो गलत कार्रवाई इस देश में हो रही है उसको हम रोकने की पूरी चेष्टा करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप लोग आए हैं यशवंत सिन्हा जी को सुनने, अरुण शौरी जी को सुनने, जिस तरह के नेशनल फोरम में लोग जुड़े हैं उससे यही लगता है कि ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये हमारे और आपकी आज़ादी की बात है, आपकी और हमारी पर्सनल फ्रीडम की बात है। क्यों 9 मेंबर बेंच ने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया? क्योंकि जजेस खुद डर गए कि कल उनकी भी प्राइवेसी जो है, उनकी भी प्राइवेसी खतरे में है और उनके भी फोन रिकॉर्डिंग पे रखे जाएंगे। तो मुझे लगता है जब जुडिशरी पे अटैक हुआ है, जब लोगों ने देखा कि जजेस भी सेफ नहीं है, एक आध रिटायर्ड जजेस अरेस्ट हुए, तब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हमको न्याय मिलेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि नेशनल फोरम एक मूवमेंट है, राष्ट्रमंच एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट में आप लोग जुड़े, मीडिया जो है आप इनकी आवाज बनिए, क्योंकि जब तक हम इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग नहीं करेंगे मुझे लगता है हमारे आपके अधिकार एक दिखावा रह जाएंगे। और अगर लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वही दिखाना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं, तो ये इससे बड़ी खतरनाक चीज क्या हो सकती है कि हम और आप जो सुनना चाहें, जो देखना चाहें, वो भी नहीं हो सकता। और 4 साल में 5,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया है और ये कहा जा रहा है कि आप जरा सा कुछ गवर्नमेंट का नाम डालेंगे तो सिर्फ मोदी जी की फोटो दिखती है।
तो 5,000 करोड़ रुपए में सिर्फ अगर एडवर्टाइजमेंट है, जिस तरह का इंक्रीज हुआ है उसमें 4 करोड़ बच्चे दिन में मिड डे मील खा सकते थे। तो हम क्या अपनी मेहनत का पैसा सिर्फ नेताओं की फोटो छापने के लिए देंगे? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये इन्होंने राज्यसभा को बताया है कि हमने इतना 4 साल में 5,000 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। तो समय आ गया है कि हम इन मुद्दों को उठाएं और इश्यूज पे 2019 का इलेक्शन लड़ा जाए, ना कि सिर्फ आइडियोलॉजी पे। आइडियोलॉजी को हम अपने पैर की बेड़ियां ना बनने दे, मेरी यही गुजारिश है। धन्यवाद।